तो सर एक आपने वो एमसीआरसी सर एक आज मैंने देखा था वो सर आई थी कोसिंग ऑफ एफआईआर के लिए। पर सर आज मैंने उसको देखा सर एमसीआरसी 13457 ऑब्लिक पांडे जी एक चीज बताऊं, हमने ग्वालियर में जाके मना कर दिया कि हम तो नहीं ऑर्डर्स करेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक दिन वकील साहब बाद में डेजिग्नेट हुए, हमारे ही आर्ग्यू किए हुए 8 केसेस लेके आए ऑर्डर्स, जिसमें एफआईआर के कंसिडरेशन के ऑर्डर्स थे। पता क्या कहते हैं, जब आप वकालत करते थे तब ये कानून सही था, अब आप जज हो गए तो कानून गलत हो गया, ये क्या है? मैंने कहा ये अपनी अपनी सोच है सर, अब हमारी सोच ठीक हो गई। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं था सर, इंपॉर्टेंट नहीं था। ये अब मैं सुनिए 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 सुनिए, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। एक पिटीशन उन्होंने बाद में 5-6 महीने के बाद ये कंप्लेनेंट साइड के फाइल्स पे, जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये वो टीआई देखेगा, अगर बनता है तो कर दे, यही ऑर्डर्स होते हैं। और जहां हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो टीआई वीआई को अंग्रेजी समझ में आती कि नहीं आती मैं नहीं कहूंगा, वो एफआईआर कर ही देता है। वही वकील साहब खड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ द इनोकुअस ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट I have been made an accused, and for this status of the petitioner, who is responsible? आपने ना तो उसके मैरिट्स देखे ना कुछ किए, 4 लाइन को ऑर्डर पास किया। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, मैं सुनता रहा, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा बोल लो बेटा, जितनी भड़ास बोलोगे अभी उसका मजा मैं ही लूंगा। तो मैंने कहा वकील साहब 15 मिनट आपने चिल्ला लिया ना हाईकोर्ट के ऊपर, मैंने कहा 5 महीने पहले क्या बोल रहे थे यार? कि साहब आपको कानून, जब वकील थे तब आपको कानून गलत सही लगता था, आज वही कानून गलत लगने लग गया। मैंने कहा क्या हो रहा 15 मिनट से? अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी कही हुई बात हम एक्सपर्टी सुन के थाने को ये कह दें कि यार तुमको जो अच्छी तरह के कर दो, राइट? नहीं सर हम सुनिए सुनिए सुनिए, और थानेदार हाईकोर्ट का आदेश है ये मानते हुए बोनाफाइडली एफआईआर कर देता है, उस आदमी का क्या दोष जिसके उसके खिलाफ एफआईआर हाई कोर्ट के इनॉक्वस डायरेक्शन पे हो गई, जबकि तथ्यों पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो हमारा मजिस्ट्रेट आपका कंप्लेंट देख के, जिसमें अभी एविडेंस नहीं हो, स्टेटमेंट नहीं होना है, 156(3) का ऑर्डर कर सकता है, और उसके बाद फिर वो आगे कार्रवाई करेगा। अगर उसको लगता है कि इसमें एफआईआर करने का डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आपसे स्टेटमेंट्स लेगा, जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा। ये प्रोसीजर कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों के राइट्स को बैलेंस करता है कि नहीं करता है? सर एक मैंने और अरे आप मेरी बात बताओ, अब क्या मजिस्ट्रेट, 2 चीजें हैं, बिना कॉग्निजेंस के 156(3) का ऑर्डर कर सकता है, और कॉग्निजेंस ले लिया तो वो फिर उसको पढ़ने के बाद 202 की इंक्वायरी करा के भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। जुडिशियल माइंड है ना, हम यहाँ पे मैरिट्स देख रहे हैं ना, टीआई मैरिट्स देख रहा है, और एफआईआर हो रही है। और फिर जब वो जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर होती है, फिर जब वो छटपटाता है तो फिर आके हाई कोर्ट को बुरा भला होता है। और ये ग्वालियर में वही वकील साहब थे जो कह रहे थे कि वो 2 महीने पहले कानून सही था, 2 महीने के बाद कानून गलत हो गया आपके हिसाब से। यहां तक सुनाया गया था मेरे डिस्टिंग्विश सर, क्योंकि हमारा जजमेंट रेफर हुआ था डीबी में, और डीबी ने स्पेसिफिकली अपहेल्ड करते हुए इसी ग्राउंड को अपहेल्ड किया है कि रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। स्पेसिफिक यही क्वेश्चन। सर ये मैंने अरे वो उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ है, मैंने देख लिया, इसलिए मैं पहले कोई कमेंट नहीं किया था। कुछ नहीं डिसाइड हुआ है उसमें ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल है कि नहीं। वो पूरा जजमेंट जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे पहले सिर्फ यही है कि 154 का अगर इंफॉर्मेशन है, whether it is mandatory on the part of the IO to register the FIR or not, उसके बाद एक पैराग्राफ आया है उसमें, और उस पैराग्राफ में भी कोई लॉ एज सच डिसाइड नहीं हुआ है कि whether writ petition is maintainable or not. When this question was specifically referred to the was challenged in WA में श्वेता भदौरिया में डीबी ने होल्ड किया है कि नो रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी। तब जाके हमने डांट खानी बंद हुई थी हमारी, नहीं तुम तो रोज डांट खाते थे कि वाह साहब आप तो करते ही नहीं हो। सर हमारा मजिस्ट्रेट वहां पे जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा ना। आपको तकलीफ, आपकी तकलीफ बिल्कुल सही है पांडे जी, देर लगती है,
और देर लगने के लिए एक कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट कौन है सर? आप लोग हो कि नहीं? हम भी हैं। आप एडजमेंट मांगते हो, डर के मारे हम एडजमेंट दे देते हैं। हम भी हैं कि आज बहुत सारे केसेस हैं, चलो बढ़ा दो यार। उससे सिस्टम को नुकसान हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। आपका ये स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर या मजिस्ट्रेट के ऊपर कुछ अविश्वास का एलिमेंट रखता है कि नहीं रखता है सर? कि 7 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। अपन उसको सर गहराई से सोचें। हम और आप जिस बिल्डिंग या जिस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है उसके लिए गहराई से सोचें कि ये 10 साल लगते हैं, क्या अविश्वास की शुरुआत हो गई है कि नहीं हुई है? पांडे जी सर मैं ये बता रही है अरे हुई कि नहीं हुई? हो गई है। और अगर ये बिल्डिंग गिर गई, अपना सुनिए सुनिए, हाँ यस, ना तो हम बचेंगे ना आप बचेंगे। सर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था सर, ये 65 ईयर्स एज है और इतनी दूसरा सर भाषण देने का कोई सर, आप आदेश करें। मेरा ये कहना सर कि आप केवल रिपोर्ट सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए केवल उतना भर मंगवा लें। मैं नहीं कह रहा हूँ सर कि आप कुछ करें, बस चल 18039/2024 इसको मैं लिखा दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में दिखाना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा। बस पांडे जी मेरा इतना ही है, इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के बजाय हम और आप इसको और मजबूत करें। लोगों का विश्वास बनेगा तो समाज में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सर एक थोड़ा सा ये आपकी एक एमसीआरसी भी थी, आप ही ने डिसाइड किया था, 13457/24 है। हमने एफआईआर क्रैश की होगी। वो एफआईआर सर क्वेश्चन के लिए था, पर आपने सर जो वर्डिक्ट अरे सुनिए सुनिए, या तो क्रैश की होगी या वो खारिज की होगी। नहीं, वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के लिए आए थे तो आपने पिटीशन खारिज की है। की होगी ना, मैरिट्स के ऊपर कंसिडर हुआ ना, 482 पर आपने मैरिज पेपर कंसिडर हुआ था ना। सर मैं बता नहीं सर नहीं। तो उसमें पैराग्राफ नंबर सेट। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी अभी गवाहियां नहीं हुई हैं, ठीक? सुनिए सुनिए सर, अब आप आ जाइए सर, जो अभी नया नागरिक सुरक्षा संहिता है